हाय फ्रेंड्स, ये पहला वीडियो है मेरा इकोनॉमिक्स का और इसके अंदर मैंने जो PYQ है दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैंने कवर किए हैं। वैसे तो मैंने CDS से भी शुरुआत की है, लेकिन साथ ही साथ मैं UP PCS, बिहार PCS और अदर PCS के भी कवर करूँगा और UPC के भी कवर करूँगा। देखिए, इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो रिपीट होते ही होते हैं। तो हमें PIQ से एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए। जैसे CDS वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें समझ में नहीं आता यार हम पढ़ें क्या, तो उनके लिए कुछ टॉपिक्स बता दूंगा, कुछ बुक रेफर कर दूंगा। ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी बुक्स हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन एनफ। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाई इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। पहली बात, बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये बात भी बता दूं आपको मैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो उसकी वजह से प्राइवेट भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, समझ में आया? कि गवर्नमेंट जब अपने खर्चे बढ़ा रही है, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, गवर्नमेंट अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उसकी वजह से प्राइवेट भी अपना भाई इंड्यूस हो रहा है, प्राइवेट भी बोल रहा है कि हम भी इंक्रीज करेंगे। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? उस इफेक्ट को हम कहते हैं क्राउडिंग इन। इसका अपोजिट होता है क्राउडिंग आउट। इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाती है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा होता है कि प्राइवेट अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देता है। वो भी समझेंगे क्या होता है। पंपिंग आउट, पंपिंग आउट होता है कि जो मार्केट में पैसा है उसको गवर्नमेंट कैसे अपने पास ले रही है, पैसे कैसे निकाल रही है। और पंप इन का मतलब क्या होता है? फिर अगर पंप इन कर दूं मैं तो पैसा कैसे मार्केट में पुट किया जा रहा है। पंपिंग इन होता है मतलब पैसा मार्केट में डालना, पंपिंग आउट होता है मतलब मार्केट से बाहर निकालना। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग ये होता है कि गवर्नमेंट के भाई अपने एक्सपेंसेस मीट करने हैं, अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट दो तरीके से पैसे, वैसे तो देखिए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि न्यू करेंसी प्रिंट करेगी। न्यू करेंसी प्रिंट कर सकती है ना गवर्नमेंट, एक तरीका तो ये है। या दूसरा तरीका ये है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट लोन ले ले, प्राइवेट से, मार्केट से लोन ले ले, बोरो कर ले, एक तरह से ये भी तरीका है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब अपने खर्चों को मीट करने के लिए फाइनेंस कैसे करे। चलिए, तो यहाँ पे पहले क्राउडिंग उनको समझते, हर एक टर्म को समझेंगे, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है। जब आपके एग्जाम में आ गया तो हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, अब समझेंगे। इसका आंसर वैसे क्राउडिंग है, बस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है कि गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया तो प्राइवेट भी अपना खर्चा बढ़ा रहा है, ये दिमाग में रखिए। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंड, इसको नोट्स ऐसे बनाना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अप तो मतलब प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गोइंग अप। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे हो रहा है। देखिए, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेड टू द इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कैसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाए? इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए, सब्सिडीज में, मतलब लोगों के पास, लोगों के सब्सिडी मतलब अब रेट सस्ते होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है ना। जैसे उन्होंने फर्टिलाइजर की में सब्सिडी दे दी, ठीक है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कर दिया उन्होंने, मतलब मनरेगा में पैसे डाल दिए, उन्होंने कुछ स्कीम में पैसे डाल दिए। ओके, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, लोगों के हाथ में पैसा चला गया। कहने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा गया, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो क्या करेंगे लोग? खर्चे करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट को बूस्ट करेगा ना, कि लोगों के हाथ में जब पैसा जा रहा है तो लोग खर्चे कर रहे, तो प्राइवेट को मोटिवेशन मिल रहा है कि प्राइवेट अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, प्राइवेट भी अपने खर्चे बढ़ाए, विच इंप्रूव ओवरऑल डिमांड एंड बिजनेस कंडीशन। बिकॉज देखिए, इकोनॉमिक्स हमेशा वर्क करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे। अब सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कौन बढ़ाएगा? प्राइवेट बढ़ाएगा। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, सो एज ए रिजल्ट प्राइवेट फर्म फाइंड इट्स मोर प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। ये बात समझ में आ गई? ये देखिए, सारे नोट्स आपको एज इट इज मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको डायरेक्टली पूरा मिल जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। गवर्नमेंट न्यू रोड बना रही है, रेलवे बना रही है, पोर्ट बना रही है। अच्छा, जब गवर्नमेंट ये सब करेगी तो आपको क्या लगता है कि लोग अभी ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए? उनको वर्कर्स चाहिए। सोचिए जरा, कनेक्ट करिए चीजों को। वर्कर्स के हाथ में पैसा जाएगा, अपने फैमिली को भेजेंगे वो लोग, उनके हाथ में पैसा जाएगा, वो लोग क्या करेंगे? अगेन मार्केट के अंदर सामान वामान लेंगे, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो एक तरह से क्या हो रहा है, वो ये जो बना रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब आएगा करने के लिए, सब बताऊंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब कभी भी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसका फायदा लॉन्ग टाइम में होता है हमें। सो इट मेक ट्रांसपोर्टेशन इजियर, वो तो ठीक है, चीपर, इंकरेजिंग प्राइवेट कंपनी टू सेट अप बिजनेस नियर दीज एरियाज। ये भी होता है एक तरीका। जैसे अब मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूं मैं, एक समृद्धि हाईवे करके एक्सप्रेसवे यहाँ पे हाईवे है, महाराष्ट्र में बना है, जिसने नागपुर और मुंबई का डिस्टेंस 8 घंटे कर दिया है।
इससे पहले 12-13 उससे भी ज्यादा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इतना बड़ा जब हाईवे बन रहा है तो आसपास में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी तो आ रहे हैं, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एक तरह से समझिए कि गवर्नमेंट जब कभी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, क्या करती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्ट बना रही है, रोड बना रही है, वैसी चीजें बना रही है जो लंबे टाइम को गवर्नमेंट को बेनिफिट देने वाला है। तो डेफिनेटली उससे प्राइवेट एक्सपेंडिचर तो बूस्ट होगा ही होगा। ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। गवर्नमेंट पैसे ले रही है, एक गवर्नमेंट देखिए फाइनेंस डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के जो कमी है, गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए, अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट को स्कीम में पैसे चाहिए, व्हाट्सएवर गवर्नमेंट पैसा चाहती है। अब गवर्नमेंट दो तरीके से, या करेंसी प्रिंट कर ले या पैसा ले ले। कहां से करेगी गवर्नमेंट, पैसा कहां से मांगेगी, अपने बैंकों से मांगेगी, हमारे मार्केट से उठाएगी, बॉन्ड इशू करेगी, बॉन्ड देगी ना, बोलेगी कि काम करो, ये लो 1000 रुपए का बॉन्ड, 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, अगर आप इसको 10 साल में आ जाओ तो इसके ऊपर मैं 12% इंटरेस्ट दूंगी। चलो लोग क्या करेंगे, ले लो भाई, खरीद लो, ऐसे 1000 बॉन्ड खरीद लो। ठीक है, सब पे गवर्नमेंट 12% इंटरेस्ट देने वाली है, मतलब 1000 का 12%, अब देख लो। चलिए, तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट को पैसा आ गया, गवर्नमेंट 12 साल बाद देती रहेगी उसको, गवर्नमेंट ये चलता रहता है गवर्नमेंट का। तो ये होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, चलिए, इट इज ऑफन यूज्ड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इसका एक प्रॉब्लम है यार, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है इससे, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, डिफिसिट फाइनेंसिंग में एक तरीका है, आप अगर मनी को प्रिंट करोगे, अगर आप मनी प्रिंट करोगे, लोग बोलते हैं ना, लोग ये बोलते हैं कि सरकार पैसे क्यों नहीं प्रिंट कर लेती है। अगर सरकार भाई पैसे प्रिंट करेगी तो मालूम है क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे खरीदो, जितना मन मर्जी उतना खरीदो। अब जो लोग इतना खरीदने लगेंगे तो प्राइवेट जो सामान के दाम है वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, दैट लेड टू द इन्फ्लेशन। तो ये देखने को मिलता है कि अगर आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग की है थ्रू द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, तो आपको देखने को मिलता है दैट लेड टू द इन्फ्लेशन इन द मार्केट, एक्सेसिव इन्फ्लेशन होता है उसकी वजह से। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, मनी प्रिंट करने से हिचकिचाती है, डरती है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा करके लोन लेने का कोशिश करती है, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है कि वो अब इसको क्राउडिंग आउट के साथ रिलेट करना चाहता हूं मैं आपको। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है, पैसे चाहिए, उन्होंने बैंक को बोला, बैंक बोलो चलो हमें पैसे दो। तो बैंक के पास ऑप्शन, देखिए बैंक को इधर ना दान विन करने के लिए नहीं बैठा है, बैंक के पास दो ऑप्शन है, बैंक गवर्नमेंट को दे दे या बैंक प्राइवेट को दे दे। ठीक है, समझिए जरा। तो बैंक, गवर्नमेंट बोलती है प्राइवेट कितना दे रहा है भाई तेरे को, बैंक वाला बोलेगा साहब मेरे को प्राइवेट वाला ना 30% देता है, एक काम कर मैं तेरे को 35% देता हूं, चल दे पैसा मेरे को। बैंक ने दे दिया गवर्नमेंट को, प्राइवेट को देगा क्या बैंक, बोलेगा चल सरकार पे भरोसा है मेरे को, सरकार मेरे को रिटर्न करेंगे। तू तो मान लिया डिफॉल्ट कर देगा, नीरव मोदी तू डिफॉल्ट कर देगा, तेरा क्या भरोसा, एक काम कर मैं गवर्नमेंट को 35% पे दे रहा हूं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने बैंक से पैसे ले लिया डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। प्राइवेट के लिए पैसा बचा क्या, प्राइवेट के लिए पैसा नहीं बचा। अब इस पैसे का गवर्नमेंट जो भी करे तो इसको बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट बोलते हैं इसको। मतलब गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया हैवीली, किससे, बैंक से ले लिया, प्राइवेट के लिए कुछ बचा नहीं बचा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़वा दिया ना। अब तो क्या बोलेगा बैंक, एक काम कर तू 40% दे, तेरे को देता हूं मैं। प्राइवेट बोलेगा भाई रुक जा, तेरा देख ले, बाद में करते अपन। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि एक्सपेंसिव बन गया प्राइवेट बिजनेस के लिए बोरो करना पैसा। तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। मतलब गवर्नमेंट बोरो कर रही है पैसे मार्केट से, और उसकी वजह से प्राइवेट में पैसा नहीं बच रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, प्राइवेट के पास बहुत कम पैसा बचा है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़वा दिए हैं। समझा आपको एक कंसेप्ट, होपफुली इसके लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी एक के साथ में करने जाऊंगा तो लिटरली ना मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं मैं, ऐसे 15-16 क्वेश्चन नहीं है, वैसे तो 1-1.5 घंटे यही पढ़ाता रह जाऊंगा। चलिए, अब पंपिंग आउट क्या होता है, पंपिंग आउट ये होता है कि एक तरह से पैसे गवर्नमेंट मार्केट से निकाल रही है, जैसे रिमूविंग द एक्सेस मनी फ्रॉम मार्केट, इसको अपोजिट ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देगी। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए, लो 15% पे भैया बॉन्ड लो, 10 साल के लिए बॉन्ड लो तुम लोग। तो क्या करेगा भाई, बैंक बोलेगा अरे काम कर, गवर्नमेंट बहुत बॉन्ड बेच रही है, ले खरीद। ठीक है, लेकिन उसके बदले पैसा चाहिए ना, पैसा तो पहले उनको। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसे निकाल लिए ना, ये होता है, इसको बोलते हैं पंपिंग आउट। तो पंपिंग इन होता है पैसे डालना, इन्फ्यूज करना, पंपिंग आउट होता है पैसे निकालना। चलिए, तो इट हैपन व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूस स्पेंडिंग। हाँ, ये भी होता है, वैसे गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग रिड्यूस कर दे, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे। जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी तो क्या होगा, ऑफकोर्स ये बात, लोगों के हाथ में कम पैसा बचेगा,
ठीक है, ये सब चीजें गवर्नमेंट करती है। अभी ये देखिए, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। मैं यहाँ पे आरबीआई का बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आरबीआई वाला पार्ट अभी तक हमने टच भी नहीं किया। वो जब हम करेंगे तो वहां पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी हम गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी डील विद द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी गोज विद आरबीआई। चलिए, इतना आपको मेरे हिसाब से मैंने कोशिश किया क्लियर करने का। पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। उसको क्राउड में ये सब टर्म्स आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसलिए सारा नोट्स आपको मैं शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करिए और उसको एक्सेस करिए, पढ़िए यार, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। In the excess of total expenditure of government over its total receipt excluding the borrowing, इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। देखिए, आपके घर का भी खर्चा क्या है, फिजिकल डेफिसिट यहां पे जब हम निकालते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जहां से पैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, पैसा आपको बोरिंग से मांग के भी तो, उधारी मांग के भी तो पैसा आ रहा है, लेकिन यहां पे बोला उधारी वाला हटा दो, उधारी वाला हटा दो, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अभी प्राइमरी डेफिसिट, करंट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ये अलग से कभी डिस्कस करूंगा आपके लिए मैं, ठीक है। इसके लिए आराम से टॉपिक डेडिकेट करेंगे। बस इतना समझिए कि फिजिकल डेफिसिट होता है जैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट, एक तरह से बोलते हैं टोटल रिसिप्ट, माय मिस्टेक, टोटल रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसे का सोर्स, इसके अंदर आप बोरोइंग हटा दो, घर का भी खर्चा आप ऐसे देखते हो, ठीक है। इसको रिलेट करो। फिजिकल डेफिसिट रेफर टू द excess of total government expenditure over total revenue excluding borrowing in a financial year, ठीक है। क्यों, ऑफ कोर्स ये बात है, गवर्नमेंट को पैसा बोरो करने की जरूरत पड़ती है, आपको जैसे बताया मैंने, ठीक है। बट ह्यूज फिजिकल डेफिसिट मतलब अगर बहुत ही ज्यादा आपका डेफिसिट आ रहा, मतलब उतना पैसा आपको बोरो करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऑफ कोर्स ये बात है गवर्नमेंट के ऊपर डेट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जितना ज्यादा पैसा बोरो करेगी, ऑफ कोर्स ये बात है। अब बोरो करने के तरीके क्या है, अब आखिरी में सबसे बड़ा सोर्स बच जाता है, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करो, दैट आप मनी को प्रिंट करो, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने पास पैसा लेके खुद के पास क्या करती है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, कुछ ना कुछ करती है ना, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए बोलते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट की कम होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर कैपिटल रिसिप्ट। बस यहाँ पे बोला है लोन्स को हटा दो बस आप, ठीक है। ये है पूरा एक्सपेंडिचर का पार्ट और ये है पूरा रेवेन्यू का पार्ट, ठीक है। होपफुली आपको समझा होगा ये चीज। आगे बढ़ता हूं, अगर नहीं समझे, देखिए अभी यहाँ पे एग्जांपल है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 100 लाख करोड़ है, आपको लग रहा है 100 लाख करोड़ तो नॉर्मल है यार, और रेवेन्यू कितना 80 लाख करोड़, ये जो 20 लाख करोड़ क्या बचा, ये डेट है ना, ये क्या करेगी गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं से डेफिसिट फाइनेंस करेगी। अब रिलेट करिए, रिलेट भी करिए आप इसको कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये उनके ऊपर कर्ज है, कहीं ना कहीं लेके चुकाओ, कुछ तो भी करो। तो या फिर वो बैंक से लेगी या वो फॉरेन से ले सकती है, जैसे पाकिस्तान चला जाता है चाइना के पास, IMF के पास बेल आउट करने के लिए चला जाता है ना, यही सब है वो। इसलिए बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग आपकी कम रहे, आपका डेफिसिट कम रहे, ठीक है। ये है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट, इसको थोड़ा आराम से कभी डील करेंगे, इसमें जाएंगे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा ये डेफिसिट वाला, तब आगे बढ़ूंगा मैं। चलिए, इसको पढ़ने के लिए रख दिया मैंने, अदरवाइज कराने लगो तो फिर पूरा 2-3 घंटा इसमें कराऊं मैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अब टैक्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई, ठीक है। चलिए, अ टैक्स इज शिफ्टेड फॉरवर्ड टू द कंज्यूमर इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक रिलेटेड टू द सप्लाई। देखिए पहले समझे इनइलास्टिक क्या होता है। इनइलास्टिक का मतलब होता है भाई कि भले किसी सामान का रेट कितना भी बढ़ जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसको लेंगे ही लेंगे। जैसे रोटी, चावल, नहीं सॉरी, आटा और क्या बोलते, चावल, नमक, तेल, इनका रेट बढ़ जाए यार, लेकिन हमें लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इसका, आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट सही जाता है। कैसे कि जैसे कि इसको समझते हैं। अभी देखिए, अभी एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट का। एक कंपनी है, सॉल्ट बना रही है और सॉल्ट का रेट पहले 12 रुपए है, ठीक है। डिमांड उतना ही है, चल रहा है, ठीक है। अब उसका प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट बढ़ गया, 15 रुपए हो गया। अब लोग अगेन, क्या लोग इस 15 रुपए के होने के बाद भी, 15 रुपया होने के बाद भी क्या सॉल्ट लेना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे, लोग लेंगे। तो जो टैक्स का बर्डन है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर सकता है? कंज्यूमर के ऊपर आ सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या करेगा, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट कर देगा? कंज्यूमर के ऊपर। भले तो रेट बढ़ने के बाद भी कोई इशू नहीं, तो डायरेक्टली ही कैन शिफ्ट टू द हियर कंज्यूमर साइड। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। और टैक्स इज शिफ्टेड बैकवर्ड टू प्रोड्यूसर इफ द सप्लाई इज रिलेटिवली मोर इनइलास्टिक देन डिमांड। ऑफ कोर्स ये उल्टा है,
ऑफकोर्स ये पहला स्टेटमेंट सीधा है तो दूसरा स्टेटमेंट उसका उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई को इनइलास्टिक बताया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई जैसे कोई सामान का रेट बढ़ गया, ठीक है, तो अब यहां पे कंज्यूमर को चॉइस है, कंज्यूमर क्या बोलेगा, एक काम कर भाई, तो हम नहीं लेंगे इसको, तो वहां पे टैक्स बर्डन कौन बियर करेगा, वहां पे टैक्स बर्डन बियर करेगा भाई, अभी भाई प्रोड्यूसर को तो भाई प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, कुछ भी हो जाए मार्केट में तो लाना पड़ेगा, अभी तो नहीं बोलेगा भाई बंद कर दो, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है उसका टैक्स खुद बियर करेगा। चलो मैं बियर करता हूं इसको, चलिए इसको समझते हैं जरा, दोनों स्टेटमेंट वैसे सही है, जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। टैक्स शिफ्टिंग रेफर टू द प्रोसेस वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स पास्ड ऑन द वन पार्टी टू अनदर, इसको बोलते हैं टैक्स शिफ्टिंग, ठीक है। अभी कैसे देखते हैं होता है, फॉरवर्ड मतलब कंज्यूमर के ऊपर टैक्स शिफ्ट कर रहे हो, और बैकवर्ड मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर, इस बात को भी दिमाग में रखिए, ठीक है। टैक्स शिफ्ट हम फॉरवर्ड मतलब कंज्यूमर के पास आएगा, और बैकवर्ड मतलब प्रोड्यूसर के पास आएगा, डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी, मतलब डिपेंड करता है कि कितना डिमांड और सप्लाई यहां पे हमारे बैठ रहा है। अब पहले समझते हैं जरा इसको, फॉरवर्ड में देखते हैं, फॉरवर्ड मतलब जिसमें कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इफ डिमांड इज इनइलास्टिक मतलब कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाय प्रोडक्ट इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू टैक्स, 12 का 15 हो जाएगा तो भी कंज्यूमर क्या करेगा, खरीदेगा ही खरीदेगा। तो उस केस में प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर के ऊपर, बोला ये लोग तो पे कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट 16 कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंज्यूमर उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। जैसे कि प्राइस बढ़ने दो, पीपल विल स्टिल बाय, क्या करेंगे, सॉल्ट, पेट्रोल, मेडिसिन खरीदेंगे। सो दैट इज द केस। चलिए, सो सिंस कंज्यूमर कैनॉट अवॉइड बाइंग इन इलास्टिक गुड्स, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक गुड, मतलब आपको खरीदना ही खरीदना है। सो इस केस में होगा कि टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड में क्या होगा भैया, यहां पे a tax shift shifted backward to producer if the supply is relatively more inelastic than demand। कैसे, देखिए, producer cannot reduce production easily in the response to a tax। when demand is relatively elastic, consumer reduce their purchases when the price rise। देखिए, अब यहां पे क्या कर सकता है, जैसे ही प्राइस बढ़ा कंज्यूमर ने क्या बोला, हमें ये सामान नहीं चाहिए, बंद करो इसको, तो क्या प्रोड्यूसर तुरंत उसका प्रोडक्शन बंद कर सकता है क्या, नहीं, उस केस में उसे टैक्स खुद बियर करना पड़ेगा, बोलेगा नहीं मैं तो बंद नहीं कर सकता, आई विल कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होता है भाई, रेट ऊपर नीचे होते हैं ऑफकोर्स, लेकिन क्या फार्मर यहां पे प्रोडक्शन अपना बंद कर देता है क्या, नहीं, फार्मर को बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात समझिए, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग। टैक्स कौन बियर कर रहा है, प्रोड्यूसर बियर कर रहा है। सो व्हेन प्रोड्यूसर कैनॉट चेंज सप्लाई इजीली, दे बियर मोर टैक्स बर्डन इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग इट टू द कंज्यूमर। क्यों शिफ्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि कंज्यूमर मना कर देगा, कंज्यूमर बोलेगा मैं नहीं सामान लूंगा, मैं सामान ही नहीं लूंगा, जो करना है कर ले, ये होता है। चलिए आगे बढ़े, होपफुली आपको समझा होगा। देखिए पूरा दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के वो है, अपोजिट है। डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो टैक्स कौन बियर करेगा, टैक्स बर्डन कौन बियर करेगा, कंज्यूमर। अगर सप्लाई इनइलास्टिक है तो कौन बियर करेगा, प्रोड्यूसर बियर करेगा। और इनइलास्टिक का मतलब होता है कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। इनइलास्टिक मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चेंज नहीं हो रहा है। चलिए, बट स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए मैच द फॉलोइंग है, इसको समझाने लगे तो काफी लंबा टाइम चलेगा, बट चलिए समझना तो पड़ेगा। ए वाला है फिजिकल डेफिसिट, अभी समझाया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या है यहां पे, कहां है भाई, हाँ चल पूरा यही है ना, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट मतलब वैसा पैसा आ रहा हमारे पास जो कि मेरे ऊपर डेट का कारण नहीं है, यहां पे मैंने बोरोइंग को हटा रखा है, तो ये जाएगा मेरा फिजिकल डेफिसिट। आई थिंक ये मैं आंसर ही डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। आपके जो डे टू डे के खर्चे हैं और डे टू डे का जो आपका इनकम आ रहा है, वो यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट। ये जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या देती है, ग्रांट देती है, कुछ पैसे देती है कि आप भाई इसके थ्रू जो अपना एसेट क्रिएट करिए या फिर उसको अपने इन्वेस्ट करिए, जो भी कर रहे हैं आप करिए। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखिए प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक्चुअली डेफिसिट है कितना, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिकल डेफिसिट मान लीजिए 20 लाख करोड़ है
उसमें से उस पैसे को निकाल दो जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट के फॉर्म में पे कर रही है लोन्स के ऊपर, या उन्होंने जो पैसे ले रखे वो, तो उससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट का, जैसे इसमें से निकाल दो 10 लाख वैसे रुपए हैं, 10 लाख करोड़ वैसे रुपए हैं जो कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट के फॉर्म में पे कर रही है, तो बचा कितना? 10 लाख बचा ना, बस 10 लाख करोड़ बचा। तो 10 लाख करोड़ क्या है? ये गवर्नमेंट का एक्चुअल डेट है, एक्चुअल डेफिसिट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। और बाकी जो 10 लाख करोड़ था ये गवर्नमेंट इंटरेस्ट के रूप में पे कर रही है। जैसे अब आपको एग्जांपल देता हूं, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है। अभी गवर्नमेंट ने आईएमएफ से फंड लिया, आईएमएफ नहीं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए 20 लाख, छोटा बोला मैंने 20 लाख, तो 20 लाख लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी ना। आप बोलोगे वैसे तो 1% 2% होता है, लेकिन एक बात बताओ यार, 1% 2% 20 लाख का कितना होता है, समझ रहे हो आप? तो ज्यादा अमाउंट होती है, इसीलिए वो हर साल उनको, और दुनिया भर के लोन गवर्नमेंट लेती है। तो वही बात बोली जाती है कि गवर्नमेंट अपना जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो लोन के थ्रू या बाकी थ्रू कम करे। यही इंटरेस्ट पेमेंट का यही है कि हर साल इंटरेस्ट पेमेंट जुड़ता रहता है। पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है? पाकिस्तान के साथ वही तो प्रॉब्लम चल रही है कि पाकिस्तान अपने बेसिक फंडिंग के लिए भी क्या कर रहा है? पैसे ले रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट उसके ऊपर दिया जा रहा है, उसके लिए और पैसा ले रहा है इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। ये पाकिस्तान की समस्या चल रही है सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सारा का सारा एक्चुअली आंसर ही मैं डिस्कस कर दिया आपके साथ मैंने, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसको आराम से आप पढ़िए इसको जरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको डिटेल में समझाता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पहले समझिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब यहाँ पे समझा देता हूं आपको मैं। देखिए रेवेन्यू वो चीज होती है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वैसी चीज है जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर का पार्ट है, डे टू डे एक्सपेंडिचर जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट मालूम है क्या होती है? ये इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। कैसे कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है ये? डिसइन्वेस्टमेंट आपको, जब आपने जैसे कोई पीएसयू बेच दिया, आपने एचएल को बेच दिया, उससे जो पैसा आ रहा है उसको आप कैपिटल रिसिप्ट में जोड़ेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो आपके रेगुलर नेचर के हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, जैसे आपने कहीं मालदीव को लोन दिया था, मालदीव उसके ऊपर इंटरेस्ट चुका रहा है, वो आपको रेगुलर आ रहा है, हर महीने आता है, ठीक है। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब जैसे आपने अपना घर बेच दिया, हो सकता है ना, उसका फंडिंग आया, उसका पैसा आया। आपने कोई रेलवे बेच दी, वो पैसा आया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसको हम ऐड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट में। दैट इज अ वेरी लार्ज सम। क्यों? कैपिटल रिसिप्ट का, कैपिटल का पर्पस क्या है भाई? रिसिप्ट इसमें ये है कि भाई आपको उसके बेचने से आपका क्या लॉस हुआ? एसेट का लॉस हुआ, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में या फिर एसेट क्रिएट करते हो या फिर एसेट का लॉस होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वही कंसेप्ट है यहाँ पे कैपिटल में। और रेवेन्यू में आप ना ही कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो और ना ही कोई लॉस कर रहे हो। अब इसी के बेस पे रिसिप्ट को समझेंगे, इसी के बेस पे हम एक्सपेंडिचर को समझेंगे। चलिए जरा देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट के क्या सोर्स है? कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, बाकी की भी यार, जीएसटी हो गया, ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। डिविडेंड और प्रॉफिट जो रेगुलर नेचर के हैं, जैसे पीएसयूज हो गया, आरबीआई की तरफ से कुछ पैसा आ गया, ये सब। इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे आपने कोई लोन दिया बड़ा सा, उसके बाद पैसे आ रहे हैं आपको, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है भैया? क्योंकि आपने कोई पीएसयू बेच दिया तो आपका एसेट का लॉस हो गया, आपका एसेट का लॉस हो गया तो उससे बदले आपको पैसे मिले, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए जरा अब इसको समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? द रिसिप्ट दैट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी और डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट। जरा इसको समझते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी ये होती है कि आपने किसी से पैसा लिया, लोन लिया, अब उसको, वो आपके ऊपर क्या है? जिम्मेदारी है, उसको पे करना है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वैसा पैसा है जो आप, पैसा जब आपके पास आ रहा है ना, तो कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है, और आपका ही पैसा है, ठीक है। लेकिन कैपिटल में क्या होता है कि कोई ना कोई भाई, जैसे बड़ा सा लोन आ गया, वर्ल्ड बैंक का लोन आ गया, अब वर्ल्ड बैंक का लोन जो आया है उसको मैं बोलूंगा मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट करता है। या फिर दूसरा तरीका कैपिटल रिसिप्ट बढ़ाने का, मैंने अपना ही कुछ बेच दिया, पैसा तो बहुत बड़ा आ गया, लेकिन मेरा लॉस हो गया ना एसेट का। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? आइदर आई लूज माई एसेट टू गेन द मनी, और आइदर आई बोरो द मनी बट दैट विल क्रिएट लायबिलिटी ऑन मी। ये होता है कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन रेवेन्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, मेरा ही पैसा है भाई, चलता रहता है वो। तो रिकरिंग नेचर का है, रेगुलर नेचर का है।
डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के काम आता है। जैसे कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स आपके समझ लीजिए क्या है भाई, यहाँ पे इनके पहले ही समझते हैं डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू के सोर्स क्या है, इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स तो रेगुलर नेचर का है ना। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो अपने प्राइवेट कंपनीज पे कर रही हैं। वेल्थ टैक्स जो भी तो हटा दिया है, एबॉलिश कर दिया। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स मतलब भाई मुझे अचानक से ना, मुझे मेरे पिताजी की कोई पूंजी मिल गई, मुझे बड़ा सा गेन हो गया, उसके भाई ऊपर टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। मुझे 50 लाख का मिला रहे, 50 लाख का एक बॉन्ड मिल गया जो मेरे पापा ने संभाल के रखा था, बहुत पहले का ले रखा था, मुझे मिल गया। अब भाई उसके बाद टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। कैपिटल गेन मतलब ह्यूज अमाउंट आपको गेन हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या सोर्स है, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है। ऑल्दो सर्विस टैक्स तो आपने मर्ज कर दिया, यहीं पे आपने डाल दिया, जीएसटी में ही डाल दिया, लेकिन कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अभी भी है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, ये तो सोर्स हो गया गवर्नमेंट के पैसे आने का। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट। जैसे कि गवर्नमेंट ने भाई इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी पैसा दे रखा है, लोन दे रखा है, उसके बाद इंटरेस्ट आ रहा है। पीएसयू से कुछ प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। आरबीआई से कुछ पैसा आ रहा है, तो ये रेगुलर नेचर का है उनका, इससे उनको कोई एसेट नहीं क्रिएट होता। दिमाग में रखो, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात है, दिमाग में रखो, क्या उससे कुछ एसेट क्रिएट हो रहा है क्या, क्या उससे कुछ लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या, नहीं हो रहा ना। या उससे कुछ एसेट जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। चलिए फीस फाइन्स जो आप लोग पे करते हो ना, लाइसेंस फी पे करते हो, पासपोर्ट की फी पे कर रहे हो, पेनल्टी देते हो पुलिस वाले को, ये सब कहां जा रहा है, कहीं ना कहीं फंड में जा रहा है ना, ठीक है। ग्रांट एंड एड, जैसे कभी कभी भाई किसी कंट्री को भाई शौक लगता है, हम इंडिया को कुछ ग्रांट दे देते हैं, उसके लिए प्रॉपर वर्ड चाहिए, एड चाहिए। एड मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस आया है, उसको यहाँ पे रेवेन्यू का ही पार्ट माना जाता है। स्ट्रीट रेवेन्यू मतलब बहुत किसी की पुरानी प्रॉपर्टी है भाई, वो क्लेम करने को नहीं आ रहा भाई, वो गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है, गवर्नमेंट ने ले लिया उसको। तो एक तरह से ये सारे सोर्स हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट के, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां करेगी गवर्नमेंट, अभी देखिए दो टाइप के होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है भाई, जो गवर्नमेंट को भाई स्कीम है, हर साल गवर्नमेंट को पता है इस स्कीम में इतना पैसा, उस स्कीम में इतना पैसा, मनरेगा में इतना पैसा देना है, पीएम किसान में इतना पैसा जाएगा, ये गवर्नमेंट को पता है। नॉन प्लान क्या है, अर्थक्वेक आ गया कहीं पे बताओ, ठीक है। सैलरीज है, पेंशन है, सब्सिडीज है, ये सब नॉन प्लान का पार्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीधा, ये सब आएगा एग्जाम में, अभी कराऊंगा तो सब आएगा, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में यहाँ पे डिफेंस भी आता है, अगर गलती से वॉर हो गई तो क्या करोगे। सैलरी पेंशन देखिए हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए एक एस्टिमेट निकाल सकती है लेकिन फिक्स नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है गवर्नमेंट का, ये बढ़ाना भी पड़ सकता है उन्हें। और यहां पे वैसे तो चलिए इसको हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। सबसे बड़ा पार्ट है सैलरी और पेंशन। आज आप देखते हो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पेंशन बंद कर दी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन था, और पेंशन देना इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट, ये भी सब एग्जाम में बताऊंगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं इसको, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है बस, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे हमने तो भाई मिलिट्री में 15 साल सर्व किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद का क्या, कोई प्राइवेट कंपनी देती है, नहीं देती ना, गवर्नमेंट दे रही है ना। तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ ट्रांसफर कर रही है, आप गवर्नमेंट को अब आप कुछ दे नहीं रहे हो। गवर्नमेंट को लिया आपने जितना काम किया तब गवर्नमेंट ने आपको पेमेंट भी दिया, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट अब दे रही है वो आपके लिए सिर्फ एक तरह से ऊपर का पैसा है आपके लिए अभी, ठीक है। वो अलग बात है, यहाँ पे लोग कॉन्फ्लिक्टिंग बोल सकते हैं मुझे, बट यहाँ पे मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ। देखिए यार, मैं इमोशंस की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। हर साल हर महीने गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। सब्सिडी दे रही है, ये भी गवर्नमेंट के इसका ही पार्ट है। सब्सिडी भी ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट एक तरह से हेल्प कर रही है ना एक तरह से। तो जहां पे भी गवर्नमेंट फ्री के पैसे बांट रही है, और जो जैसे आप लोग एक लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में चलती है, जिसके थ्रू मेरे भी नोन है, उनको पैसा आता है, कुछ 1500 आता है पर महीने। क्या उन्होंने 1500 के लिए कुछ काम किया, नहीं किया ना। तो जिस चीज के लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, देन टू यू आर गेटिंग द मनी, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ये बात भी कहीं नोट डाउन करिए, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, नॉन ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, ये सब कराऊंगा आपके लिए। लेकिन अभी जो आ रहा है दिमाग में, ये सब मैं बताता रहता हूं, मेरे को अदरवाइज मेरे जहन में ना वो शांति नहीं मिलेगी। डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी आपको पता है डिफेंस के लिए भाई वॉर हो गई तो पैसा बढ़ाना भी पड़ सकता है, ये वैसे एक तरह से हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है।
ग्रांट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, उनको पैसा देना पड़ता है, ये सब रेवेन्यू का पार्ट है, उनके रेगुलर है, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। पीएसयूज को देना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर स्कीम में उन्हें पैसा डालना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का डे टू डे का खर्चा ये करना पड़ेगा। अभी आप बोलो अच्छा गवर्नमेंट जो बनाती है एक्सप्रेसवे बना रही है, ये क्या है? ये गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसको बनाने के बाद गवर्नमेंट ने कोई एसेट क्रिएट किया है, समझे कि नहीं समझे? गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल बना दिया, सॉरी हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल बनाने के बाद गवर्नमेंट को क्या मिला? अरे यार गवर्नमेंट ने एसेट क्रिएट किया है, समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट ने 10 एम्स बना दिए, एम्स बना दिए। अब बोलोगे एम्स कितनी छोटी, अरे एम्स बड़ी बात है यार, एम्स बना के उनको क्या करना है? एम्स के थ्रू उन्हें ऑफकोर्स ही बात है, इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे भाई अपना एक कैपिटल क्रिएट किया है, एसेट क्रिएट किया है, इसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू रिसिप्ट में ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन कैपिटल में आइदर आपको, अभी गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो एसेट क्रिएट हुआ ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये होता है कैपिटल और रेवेन्यू। अब आपको कोशिश करेंगे थोड़ा सा, और आपके लिए सोर्स बताता हूं। देखिए आप बोलोगे क्या अभी भी थोड़ा कम समझा मुझे, कोई बात नहीं, होगा। तो इसके लिए सोर्स है, आप 12th क्लास की जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्लीज उसको पढ़िए, काफी अच्छी बुक है वो, काफी अच्छी बुक है, अब पढ़िए इसको प्लीज। ये सब वहीं से पढ़ा रहा हूं यार, ये सब वहीं का सोर्स है। आपको लगता होगा पहले 12th की किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी बुक है। आपको नई बुक समझ में आती है एनसीईआरटी की, उसका गाइड ले लो, एक गाइड जो आता है ना मार्केट में, उसको ले लो, उसमें काफी डिटेल समझाया जाता है, ठीक है। एक धनपत राय करके एक बुक है जो मैंने बहुत पहले खरीदी थी, या फिर एक कोई गर्ग करके है, उनकी भी किताब है, वैसे मार्केट में मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। या फिर किसी 12th वाले बच्चे को पूछोगे ना, अरे यार इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा गाइड यूज करता है, वो बता देगा, ठीक है। उससे पूछ के कर लेना, काफी अच्छी बुक है वो, काफी अच्छे गाइड्स मिलते हैं। चलिए अब देखिए, ये है रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, आपको पता है कहां कहां। क्या इसमें कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां पे भी ऑफकोर्स दोनों में कोई एसेट और लायबिलिटी कोई क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट जो हमने आप ऊपर आया था, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, सिंपल सी बात है। डेफिसिट मतलब कमी, खर्चा ज्यादा है कमाई कम है, उसको बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। अब डेफिसिट को पूरा करने के लिए ही आगे सब झमेला है, पूरी कहानी डेफिसिट को पूरा करने के लिए ही है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एबिलिटी टू पे, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड दैट अमाउंट ऑफ टैक्सेस पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ। समझा दो इसका मतलब, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो आपसे 1 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है, जो पर्सन 20 रुपए कमा रहा है उससे 2 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है, जो 30 कमा रहा है उससे 3 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, यही प्रिंसिपल कहता भी है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स का नेचर, मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरा टैक्स का क्राइटेरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरी इनकम घटेगी मेरा टैक्स का क्राइटेरिया घटेगा। इसको बोलते हैं, ये पहला स्टेटमेंट सही है। बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन states that individuals should be taxed in proportion to the benefit they receive from the government program। क्या हमको डायरेक्ट बेनिफिट होता है क्या टैक्स का? अगर आपके पापा भाई टैक्स पे कर रहे हैं 1 लाख का, 2 लाख का है, 15 लाख का, जो भी पे कर रहे हैं, क्या उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है? देखो हमको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है कभी भी। हमको जैसे अभी गवर्नमेंट रोड बनाती है, गवर्नमेंट किसके रोड पैसे से रोड बना रही है? हमारे जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसे से रोड बना रही है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि गवर्नमेंट हमको फायदे तो दे रही है, लेकिन हमको डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो ऑल्दो हम उसको प्रोपोर्शन टू होना चाहिए, मतलब यही बेनिफिट प्रिंसिपल तो यही कहता है, गवर्नमेंट जितना पैसा हमसे ले रही है, टैक्स ले रही है, उसका हमें बेनिफिट दे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, नहीं, इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे आज के टाइम पे भाई रिग्रेसिव टैक्स फॉलो नहीं किया जाता है। रिग्रेसिव टैक्स फॉलो किया जाता था 1789 में फ्रांस में। इसकी वजह से वहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। आपको याद होगा, आप 9th की बुक अगर पढ़ा होगा आपने, उसमें दिया है कि जो अपर क्लास था उसको टैक्स नहीं देना था, मना कर दिया था उनके लिए टैक्स। जो नोबेलिटी थी, इसका मतलब पुअर पीपल टैक्स पे कर रहे थे। तो ये इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जो हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव है। तो थर्ड वाला गलत है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर और इजियर टू कलेक्ट, जैसे जीएसटी। हाँ बिल्कुल। तो 1, 2 and 4 इज अ करेक्ट आंसर, बट थर्ड इज अ रॉन्ग आंसर। आपको बता दो प्रोग्रेसिव टैक्स और इन प्रोग्रेसिव, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होगा? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स बढ़ाया जाएगा। रिग्रेसिव क्या होगा? भाई उल्टा है इसका। चलिए, तो 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको पढ़िएगा आप आराम से। हायर द अर्नर पे मोर टैक्स
एंड हैव द ग्रेटर एबिलिटी टू पे। ऑफ कोर्स ये बात है, जैसे जैसे आप इनकम बढ़ेगी आपका भाई ज्यादा पे कर सकते हैं ना आप टैक्स। चलिए आगे बढ़े, इसको पढ़िएगा प्लीज, ये 2015 में है। वही सेम प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे जैसे आप भाई इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स बढ़ेगा। टैक्स रेट इज सेम अक्रॉस ऑल। इसको भाई इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, ये हमारे यहाँ पे नहीं है। इस हाँ जीएसटी है, जीएसटी इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स, मतलब सबके लिए सेम है भाई, सबके लिए सेम है। जीएसटी इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स, आपका इनकम नहीं देखता हो, ठीक है। चलिए टैक्स रेट इंक्रीजेस एज एन इनकम इंक्रीज, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। चलिए ये सब आपको कहां मिलेगा, देखो ये सारा का सारा सोर्स है 12th की एनसीईआरटी की किताब। अगर आपको उससे समझ में नहीं आ रही है, गाइड लेके पढ़ो, बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छा है, इस एग्जाम में काफी, ये सब उसका सोर्स है यार, सोर्स बता रहा हूं आपको मैं। अब मुझसे एक बार आई थिंक मुझे किसी भाई ने मैसेज किया था कि यार हमें पता नहीं कहां से पढ़े, आपको बताता हूँ, 12th की किताब पढ़ो, पहले सबसे बेसिक वो पढ़ो, आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं ना यार, आप 5 तो कर लोगे, इसका प्रॉमिस मैं करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं यार, ये सब हो गया पूरा, आप आराम से इसको रीड करिएगा। Which one of the following is not provided regular budgetary support by the Ministry of Defense? ये अगर इन्फॉर्मेशन है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, पीआईक्यू कर रहा है इसलिए कवर किया। हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, बिल्कुल ये भी इन्हीं का पार्ट है। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बिल्कुल है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी इनका भाई, इसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके लिए पैसे नहीं देती है, तो फोर्थ इज अ राइट ऑप्शन एज पर द गिवन टू मी। इसको एक बार आप देख लेंगे क्या है भाई, ये अगर इसके लिए सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन है तो है, इसके लिए कोई सोर्स नहीं है भैया, एक करंट अफेयर का है, इसके लिए कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या क्या करती है, दार्जिलिंग हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, उसको पैसे देती है। कौन मेंटेन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेंटेन करती है और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मेंटेन करती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज बिल्कुल उनको देती है। और अगला यहाँ पे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हो गया, और जो फोर्थ वाला यहाँ पे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे नहीं पार्ट है, बिकॉज इट इज अ इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए डाला है क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको डील कर सकें, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, अब याद आ रहा आपको, अभी पढ़ा हमने, कौन सा टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है यहाँ पे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये भी करेंगे वैसे। मोटर व्हीकल टैक्स, देखिए मोटर व्हीकल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोटर व्हीकल टैक्स, लैंड टैक्स, ये सब आते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो होते हैं ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। मोटर व्हीकल टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स आपको बताऊंगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, मोटर व्हीकल का ओनरशिप हो गया, ये सब अपने स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, ठीक है। इनकम टैक्स आपको पता ही है, इनकम टैक्स 1961। कस्टम ड्यूटी आर द टैक्स ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज पर द कस्टम एक्ट 1962। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। एक इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है कस्टम ड्यूटी। अगला है सर्विस टैक्स, अगेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर जीएसटी, लेकिन अब तो जुड़ ही गया है इसके साथ, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ अब ऐड कर दिया, तो इसके साथ अब आ चुका है। अदरवाइज मोटर व्हीकल टैक्स अभी भी किसके पास है, अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रोड यूसेज, परमिट, आप सबको पता ही है, अगर आपने व्हीकल लिया है तो ये सब अभी भी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। मोटर व्हीकल टैक्स प्लीज दिमाग में रखिए, एक अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not form the part of current account of the balance of payment? देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और बहुत टाइम पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस सुनते हैं। देखिए एक होता है भाई आपके पास आ रहा है और एक है जा रहा है, पहले समझते हैं क्या आ रहा है जा रहा है। आप प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, और एक कर रहे हो एक्सपोर्ट, पहले समझ लेते हैं। इंपोर्ट करोगे तो लॉस है आपका ज्यादा, आपके पास पैसा जा रहा है ना आपका, एक्सपोर्ट करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। तो देखिए अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं क्या होता है, अगर आपका एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले तो आपका पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा, क्योंकि आपको पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है ना आपका। अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपको यहां पे भाई पैसा देना पड़ रहा है ज्यादा, तो इसीलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझे क्या होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ये बात क्लियर रखिए। अब उसमें भी दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब इसको अपने पहले वाले से जोड़ी, जरा दिमाग लगाइए। करंट अकाउंट क्या होता है भाई, जिसमें रेगुलर नेचर की चीजें आ रही हैं, जैसे कि आपका गुड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कहा, चलिए पहले मिटा देता हूं मैं आपके लिए, ये आपको कंसेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है।
चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रहा हैवी वाला है। करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में क्या आएगा भाई? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों यहां पे ऐड करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तीसरा यहां पे क्या होगा? यूनिलैटरल पेमेंट। यूनिलैटरल पेमेंट मतलब रेमिटेंस जो आते हैं, यहां पे रेमिटेंस आते हैं ना, हमें एक साइड से आ रहे हैं, हमारे जो लोग गल्फ में काम कर रहे हो पैसा भेज रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल पेमेंट, ठीक है। और चौथा यहां पे होगा इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, मतलब एक तरह से छोटे मोटे पैसे अदर्स में ऐड कर दीजिए आप, अदर्स में छोटे मोटे पैसे जो आते हैं। चलिए कुछ लोगों का अपना गिफ्ट उफ्ट सब आता है, इसके अंदर आ गया, ये सब इसके अंदर आता है। कैपिटल में क्या हो गया? कैपिटल में ये सब छोटे मोटे अमाउंट है यार। कैपिटल में क्या आएगा? गवर्नमेंट ने बड़ा सा बोरोइंग कर रखा है, किससे? वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रखा है, ठीक है, आईएमएफ से पैसा ले रखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पहले पैसा ले रखा है। बोरोइंग एंड लेंडिंग। लेंडिंग मतलब मालदीव को पैसा दे रखा है, श्रीलंका को पैसा दे रखा है, नेपाल को पैसा दे रखा है, ये लेंडिंग में आ जाएगा। तो बोरोइंग मतलब जहां से पैसा उधार ले रहे हो, लेंडिंग मतलब पैसा डाल रहे हो। तो ये बड़ा बड़ा अमाउंट करोगे ना आप दूसरी कंट्री को, छोटा मोटा छिंदी मंदी थोड़ी दोगे, 2000-3000 रुपए नहीं दोगे ना। चलिए इन्वेस्टमेंट अगर आपने बाहर कहीं कर रखी है, इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा तो आप करोगे नहीं, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ये होता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आता है इसके अंदर। तो चलिए, तो अब देखिए कौन सा भाई इसमें नॉट पार्ट है, बता दीजिए। कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये तो नहीं होगा ना यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। इनकम एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज भी आ गए। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होती है भैया? मतलब आपने भाई क्या बोलते हैं, कहीं से पैसा भेजा, गिफ्ट आया कुछ, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। आप पैसा भेजते हो, पैसा आता है, आप करते हैं ना लोग, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे डी वाला पार्ट नहीं है, ये समझिए कैपिटल रिसिप्ट अलग से बनता है, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ये आपको इसका भी अलग टॉपिक है, ये भी 12th एनसीईआरटी में दिया है यार। तुम बोलोगे कहां से पढ़ा रहा हूं? 12th एनसीईआरटी में दिए रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सोर्स भी बताते चल रहा हूं आपको मैं, और बाद में पढ़ाऊंगा भी सारी चीजें। ये सब पीआईक्यू से अवगत करा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि यार अब करा दो, मैं चलो कर लेते हैं। थोड़ा लेट हो गया बट कोई नहीं। अभी देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ाने लगूंगा तो काफी लंबा वक्त गुजर जाएगा मेरा, और रात को मैं बैठा हूं 2-2:30 बजे, तो थोड़ा सा नींद मुझे भी आ रही है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है भैया? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। पहली बात क्या है? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेविड ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी, ठीक है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स? सेल प्रोसीड ऑफ एसेट। सेल प्रोसीड ऑफ एसेट क्या होता है? ये होता है भाई, इसके अंदर आपने किसी कंपनी ने अपना भाई एसेट बेच दिया, किसी कंपनी ने क्या बेच दिया भाई? अपना एसेट बेच दिया, उसके ऊपर आप कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगाते हैं। अब कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे लगाएंगे? प्रॉफिट जितना आया है उस पे लेंगे, कैपिटल गेन हो गया उस पे लेंगे, या फिर उनको अपने सिक्योरिटी उन्होंने बेची है, सिक्योरिटी मतलब उन्होंने कुछ अपना शेयर्स अगर उन्होंने कुछ बेच रखा है, उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है, वो आप उसके ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपना एसेट अगर बेचा है उसके ऊपर आप कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर भैया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, ऑफ कोर्स ये प्राइमरी सोर्स है भैया कॉर्पोरेट टैक्स का। प्रॉफिट आएगा दिखाओ, उसके ऊपर टैक्स दो, सिंपल सी बात है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं। कैपिटल गेन आपको बताया मैंने कि कैपिटल गेन किस टाइप का? भाई उन्हें लैंड, कोई शेयर्स हो गए, मशीनरी हो गई, उसके भाई उन्होंने सेल किया, उसको उन्होंने सेल किया, उसके ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो, क्योंकि आप लैंड बेचोगे तो बड़ा सा रकम आएगा, आपको अचानक से पैसा। कैपिटल गेन मतलब होता है आपको अचानक से पैसा आया, अचानक से 20 करोड़ आ गया मेरे पास, क्योंकि मैंने अपना 20 बीघा बेच दिया। 1 करोड़ का 1 बीघा है, मतलब नहीं अभी 1 बीघा का तो नहीं, बट चलिए बेच दिया मैंने, 20 करोड़ आ गया मेरे को। अब 20 करोड़ आया, ये तो मैं एक काम करूं कि ब्लैक मनी से भाई पूरा पैसा अपने जेब में रख लो, लेकिन भाई आजकल तो ऐसा होता नहीं है, पहले होता था। तो इसको कहीं ना कहीं मुझे दिखाना पड़ेगा, जब दिखाऊंगा तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट बोलेगी भैया टैक्स दो ना हमको, इससे अचानक से पैसा आया ना तुमको, टैक्स दो इसके ऊपर। ये होता है कैपिटल गेन, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल अंडर कॉर्पोरेशन टैक्स। कभी भी कैपिटल गेन आए मतलब बड़ा सा पैसा, कैपिटल मतलब बड़ा, दिमाग में रखो, कैपिटल मतलब बड़ा। देखिए अभी तक जितनी जगह भी हमने कैपिटल देखा, या फिर एसेट क्रिएट हो रही है, एसेट जा रहा है, समझ रहे हैं ना आप अभी तक कैपिटल में क्या होता है। तो यहां पे कैपिटल क्या हो रहा है? यहां पे पैसा आ रहा है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जैसे उन्होंने बॉन्ड बेचा है, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, डिबेंचर्स वही शेयर्स अपने, तो उस केस में जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। लेकिन सेल प्रोसीड ऑफ एसेट में क्यों नहीं करेगी भैया? क्योंकि
उसके अंदर यहाँ पे उन्होंने अपना क्या बेचा है, उन्होंने एक तरह से उन्होंने अपना जो भी एसेट बेचा है, तो बोलेंगे ये तो हमारा एसेट है, इसके ऊपर प्रॉफिट कहाँ हुआ हमें, इसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो उनका ही पैसा है। तो बोले कि प्रॉफिट तो यहाँ पे हुआ नहीं, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आपको टैक्स कैसे दे पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है दैट्स व्हाई इट इज नॉट टैक्स इन द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन। चलिए, इतना था आज के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ऐसा से द प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, क्या था भाई? डिसइन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कौन से नॉन टैक्स? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई ना कोई कंपनी बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है ना, याद आया? स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। डिसइन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये था, बहुत सिंपल हो गया अभी आपके लिए ये समझना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कर रखा है इसीलिए। सो दैट्स ऑल, मुझे लगता है और तो कुछ नहीं होगा इसमें। कैपिटल रिसिप्ट आर द फंड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट दैट आइदर क्रिएट और लायबिलिटी, और वही है पूरी कहानी, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसको। अगर आपने कोई पीएसयू बेच दिया है, कुछ भी आपने किया है, तो आपको बड़ा सा पैसा आया है, सो दैट इज अ, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट अपनी चीजें बेच रही है। जैसे गवर्नमेंट आपको एयर इंडिया के ऊपर आजकल प्लान चल रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट बेचना चाहती है। ठीक है, तो उससे जो पैसा आएगा दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल मतलब दिमाग में रखिए बड़ा पैसा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा? फीस आएंगे, फाइन्स आएंगे, इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम द रेवेन्यू, पीएसयूज आएंगे। ठीक है, ये सब चीजें इसके पार्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेगुलर इनकम सोर्स, जैसे कि टैक्स आ रहा है यहाँ पे, डिविडेंड आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहे हैं, सब इसका पार्ट है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल। ये सब आपको कोशिश किया मैंने समझाने का, आपको होपफुली समझ में आया होगा। सो चलिए, मिलते हैं अगले ऐसे सेशन कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी देखिए, इकोनॉमिक्स को समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बीच बीच में मैं कंसेप्ट भी कराता रहूंगा। जो कंसेप्ट अभी मैंने यहाँ पे डील किए हैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी वॉच करिए आप। और ये अब चलता रहेगा, अभी इंट्रोड्यूस कर दिया तो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं है। 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन ऐसे मैं लेता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।